अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा टॉपिक हमारे हो चुके थे स्पेक्ट्रम से मुतालिक, चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम की टाइप्स, फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो कि बाल्मर ने पहली दफ़ा ऑब्ज़र्व किया था। बाकी जो दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस स्पेक्ट्रम के बारे में काफ़ी इसके अंदर जो लाइंस वेवलेंथ्स देखी थी अपने नाम से मंसूब करके फिर रेडबर्ग के उसी ही फार्मूला को एक्सटेंड किया था, इनसे मुताल्लिक़ हम अपनी पहले कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर एमसीक्यूज़ कर चुके थे। आज उसी टॉपिक को आज कैरी करेंगे आगे। स्टार्ट करते हैं बेटा। पहली एमसीक्यूज़ है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पास्टन सीरीज़ ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन इज़। किसी एक पास्टन सीरीज़ की स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर जो शॉर्टर वेवलेंथ होगी वो क्या कुछ होगी, ये हमने बताना है बेटा। तो फॉर पास्टन सीरीज़ रेडबर्ग फार्मूला 1/λ बराबर होता है RH इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पर कराए थे, दोबारा यहाँ पर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर चूँकि आपकी MCQs आई हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए बेटा आपने नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट स्टेट n को पुट करना होता है इन्फिनिटी। 1/λ बराबर होगा और h 1 और 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। सेकंड टर्म निगलेक्ट हो जाएगी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 के पर चला जाएगा तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से वेवलेंथ 1/λ बराबर होगा और h डिवाइडेड बाय 9 के। रेसिप्रोकल जब इसका करेंगे तो वेवलेंथ होगी 9 डिवाइडेड बाय RH। रेडबर्ग कांस्टेंट इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, ये बराबर होती है 1.09710⁻⁷ के। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वेवलेंथ बेटा कैलकुलेट हो जाएगी आपके पास 820 नैनोमीटर के बराबर। तो ये वो वेवलेंथ होती है शॉर्टर जो कि एक पास्टन सीरीज़ के अंदर पाई जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट है बेटा। सेकंड एमसीक्यूज़ है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज़ के अंदर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे होगी, कौन सी होगी, वो हमने कैलकुलेट करके बतानी है। तो बेटा फार्मूला बाल्मर सीरीज़ के लिए 1/λ बराबर होगा और h प्रीवियस स्टेट 2 से स्टार्ट होती है, इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस 1/n स्क्वायर करेंगे। इसके अंदर भी हमने वही चीज़ पुट करनी है। हमने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बतानी है तो n नेक्स्ट स्टेट को इन्फिनिटी पुट करेंगे, यहाँ से 1/λ बराबर होगा और h डिवाइडेड बाय 4 के। वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय RH की वैल्यू को पुट करके 4 से जब डिवाइड करेंगे तो बेटा आंसर आता है 364। डी ऑप्शन करेक्ट है आपके पास 364.6 नैनोमीटर के अंदर। थर्ड एमसीक्यूज़ है, द वेवलेंथ लिमिट प्रेजेंट इन द फंड सीरीज़ इज़। एक फंड सीरीज़ जो ऑब्ज़र्व की गई थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, इसकी वेवलेंथ लिमिट क्या कुछ होती है वो हमने बेटा वेवलेंथ लिमिट बतानी है। तो बेटा रेडबर्ग फार्मूला 1/λ और h बराबर इंटू RH इंटू 1/, फंड सीरीज़ के लिए p की वैल्यू होती है 5, इसका स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर हमने पुट करना है। तो n दोबारा से इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/λ बराबर होगा और h डिवाइडेड इंटू 1/5 स्क्वायर, ये 1/25 बनेगा। तो यहाँ से लैम्डा आता है और h डिवाइडेड बाय 25। लैम्डा कैलकुलेट करना चाहेंगे 25 डिवाइडेड बाय RH। जब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 25 डिवाइडेड बाय 1.0910⁻⁷ और वेवलेंथ को जब कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये आती है 2278 नैनोमीटर के अंदर। तो ये वो वेवलेंथ की रेंज होगी जो कि फंड सीरीज़ के अंदर पाई जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ एमसीक्यूज़ है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द फोर्थ ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट वन गेट्स द सीरीज़। देखिए फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर जहन में रखिएगा पहली तो बात, जिस स्टेट के अंदर आ रहा है वो स्टेट्स अगर सेकंड हो तो ये सीरीज़ हमेशा बाल्मर कहलाती है। ठीक है बेटा।
अब चूंकि फोर्थ ऑर्बिट से आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आता तो सीरीज़ बाल्मर की फर्स्ट लाइन शो करती। अब चूंकि फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट के अंदर आ रहा है तो इसीलिए सेकंड लाइन ऑब्जर्व होगी बाल्मर सीरीज़ की। तो बी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। फिफ्थ एमसीक्यू है बेटा, बाल्मर सीरीज ऑफ एन हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑब्जर्व्ड। एक हाइड्रोजन एटम की बाल्मर सीरीज ऑब्जर्व की जा सकती है कब? ए ऑप्शन है, इफ़ वी मेजर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन एन एक्साइटेड एटम फॉल्स टू द ग्राउंड स्टेट। जब हम फ्रीक्वेंसीज को मेजर करते हैं जब एक लाइट इमिट होती है, कब? जब एक एक्साइटेड एटम अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर जाता है। तो ग्राउंड स्टेट हमेशा 1 से शो की जाती है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं था कि प्रीवियस स्टेट जिस पी स्टेट 1 के ऊपर लाई करे तो ये बाल्मर सीरीज़ के अंदर नहीं पाया जाता, बल्कि ये लेमन सीरीज़ कहलाती है बेटा। बी ऑप्शन है, इफ़ वी मेजर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट इमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन द एक्साइटेड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये बात दुरुस्त है कि अगर हम ट्रांजिशन जब लाइट की होती है कब और किन शज़ के दरमियान में, किसी एक एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को हमेशा 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जिस भी किसी एक्साइटेड स्टेट से इस 2 स्टेट के अंदर आ रहा होगा जिसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहा जा रहा होता है, तो उस वक्त जो लाइट के फोटॉन्स इमिट होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी की बुनियादों पर हम बाल्मर सीरीज़ को बता सकते हैं। तो बेटा ये बी ऑप्शन करेक्ट है। 6 MCQs है, व्हेन एन एटॉमिक गैस और अ वेपर आर एक्साइटेड एट लो प्रेशर बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, देन। जब एक किसी एटॉमिक गैस में से या वेपर्स में से लो प्रेशर के ऊपर कोई करंट पास करके इनको एक्साइट किया जाता है, तब क्या होगा? ए ऑप्शन है, इमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड, कि एक इमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो ऑब्जर्व होगा। बी ऑप्शन है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड, कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होगा हमें। सी ऑप्शन है, बैंड स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व, बैंड स्पेक्ट्रम हमें ऑब्जर्व होगा। डी ऑप्शन है, बी सी दोनों। अब इसके अंदर बेटा जहन में रखिएगा, हमेशा इमिशन स्पेक्ट्रम ही ऑब्जर्व होता है। जाहिर सी बात है, जब करंट पास किया जाता है तो जितने भी एटॉमिक गैस मौजूद है या वेपर्स मौजूद हैं, ये सारे अपनी ग्राउंड स्टेट को लीव करने के बाद एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे ही डी एक्साइट होंगे तो उस वक्त इमिशन ही हो रही होती है, फोटॉन्स इमिट कर रहे होते हैं ये तमाम तरह एक्साइटेड एटम्स गैस के ये वेपर्स अपनी एक्साइटेड स्टेट से जब लो एनर्जी स्टेट ग्राउंड स्टेट के अंदर आते हैं तो उस वक्त ये फोटॉन इमिट कर रहे होते हैं, और इस तरह के स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है बेटा? इमिशन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 7th MCQ है, इन अ बाल्मर सीरीज ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट 4 लाइन्स विद डिफरेंट वेवलेंथ्स आर ऑब्टेन्ड, which one has maximum frequency out of these। बाल्मर सीरीज एक इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर 4 लाइंस को मुख्तलिफ वेवलेंथ के साथ जाहिर करती है। अब वो हमसे सवाल कर रहा है कि इन वेवलेंथ में से किस लाइन की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, वो हमने बतानी है। अब गौर करें बेटा, यहाँ पर 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब 4 लाइंस कब हमें ऑब्जर्व होंगी? पहली लाइन उस वक्त ऑब्जर्व होती है जब n की वैल्यू 3 रखी जाए। n 3 होगा, फर्स्ट लाइन ज़ाहिर होगी। ठीक है बेटा, ये जहन में रखिएगा, फर्स्ट लाइन। n को जब 4 पुट करेंगे तो सेकंड लाइन ज़ाहिर होगी। ठीक है बेटा, सेकंड लाइन ऑब्जर्व होगी। n को पुट करें 5 तो यहाँ से थर्ड लाइन ऑब्जर्व होगी। ठीक है बेटा, n को पुट करें आप 6, ठीक है, तो फोर्थ लाइन ऑब्जर्व होगी। अब यहाँ पर एक बात को नोट करें, n की वैल्यू फोर्थ लाइन के लिए ज़्यादा है। ठीक है बेटा, अब वहाँ से देखें n की वैल्यू जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ वेवलेंथ कम हो जाएगी। उसकी वजह क्या है कि जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वेवलेंथ रिवर्स में आती है n की वैल्यू के। आप इसको रीअरेंज कर लें, इट्स ओके, इतना ज़हन में रखिए। अब 6 इसको पुट करें, ये 36 बनेगा। जब इसका जुज़ाफ़िकल बनाएंगे तो वेवलेंथ शार्टर हो जाती है। तो फोर्थ लाइन के लिए वेवलेंथ शार्टर, ठीक है, लैम्डा बेटा क्या हो जाएगी? शार्टर। तो ये हमें एक हिंट दे रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी।
ठीक है बेटा, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो जाएगी बेटा, हाई हो जाएगी, और यही हमने बताना था। तो फोर्थ लाइन के अंदर वेवलेंथ शॉर्टर हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हायर हो जाएगी, डी ऑप्शन करेक्ट है। 8th MCQ है, हाइड्रोजन एटम इमिट्स लाइट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम n is equal to 5 energy level to n is equal to 2 energy level. Which color of the light would be atom emit? कि एक हाइड्रोजन एटम के अंदर लाइट इमिट होती है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करते हैं किसी अपनी फिफ्थ स्टेट में से दूसरी स्टेट के अंदर आते हैं। अब किस तरह की लाइट ऑब्जर्व होगी एटम जो इमिट कर रहा होगा फोटोन, उनकी लाइट से क्या कुछ कलर हमें ज़ाहिर होगा, ये हमने बेटा बताना है। ये रेड ज़ाहिर होगा, येलो ज़ाहिर होगा, ग्रीन ज़ाहिर होगा, या वायलेट हमें दिखाई देगा। बेटा रेडबर्ग फार्मूला 1/λ आर एच इंटू 1/2 स्क्वायर, और n की वैल्यू यहाँ पर इसने 5 हमें बताया, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आर एच 1/4 माइनस 1/25, जब इसका एलसीएम करेंगे तो 100 बनेगा। तो बराह रास्त मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये आर एच इंटू यहाँ पर हमारे पास बेटा बनेगा 421। ठीक है, 25 माइनस 4 21 डिवाइडेड बाई 100 इसकी कैलकुलेशन आएगी। ये 1/λ था। अब यहाँ से देखें, अगर इसे लैम्डा करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 21 आर एच हमारे पास बनेगा। ठीक है बेटा, अब जब यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आर एच की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आंसर आता है हमारे पास 46 एंगस्ट्रॉम के, और इस वेवलेंथ को जब ऑब्ज़र्व किया जाता है तो ये वायलेट कलर की होती है। ठीक है बेटा, वायलेट कलर। तो ऑप्शन बेटा आपके पास है डी करेक्ट। 9th MCQ है, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड इज लैम्डा नॉट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड टू सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। For the electron jumping from the fourth to second orbit of the hydrogen-like ion, the atomic number Z of the hydrogen-like atom is। हमने वो atomic number बताना है। 1/λ बराबर है बेटा आर एच, पहले ये सेकंड स्टेट के अंदर वापस आता है, कहाँ से, थर्ड स्टेट से, तो इसे ये रहने दें। फिर दूसरा जो वेवलेंथ इसने हमें बताया वो लैम्डा नॉट बताया हुआ, इसे आर एच लिखें। अब इसके अंदर उसने हमें बताया हुआ है कि ये सेकंड स्टेट के अंदर वापस आता है फोर्थ स्टेट से, फोर्थ ऑर्बिट से। अब इनके दरमियान में रेशो बना लें, तो यहाँ से डायरेक्टली तौर लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट बराबर होगा आर एच से, आर एच कैंसिल हो जाएगा बेटा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिलेशन बनेगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर बनेगा हमारे पास 20/27। हमने चूँकि लैम्डा मालूम करना है, वो वेवलेंथ बतानी है, तो ये 20/27 लैम्डा नॉट के बराबर होगा। ऑप्शन बेटा आपके पास है बी करेक्ट। ठीक है, 10th MCQ है बेटा आपके पास, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज इज 1215 एंगस्ट्रॉम। द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इज, कि लेमन सीरीज की पहली लाइन की जो वेवलेंथ है ये 1215 एंगस्ट्रॉम है, और इसी को सामने रखते हुए बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ हमने बेटा बतानी है। तो बेटा 1/λ बराबर होता है आर एच, और अगर इसे बाल्मर सीरीज़ के लिए लिख रहे हैं तो लैम्डा बी इसे यहाँ पर डिनोट कर लें, ये बराबर होगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर फर्स्ट लाइन के लिए। और इसी तरह से अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इनके दरमियान में जुज़ाफ़िकल बनाएंगे तो 1/λ बी बाल्मर के लिए आपके पास ये बराबर बनेगा आर एच। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आपके पास ये बनेगा 5/36। आप यहाँ से लैम्डा बी कैलकुलेट कर लें तो ये रिवर्स कर लेंगे, 36 डिवाइडेड बाई 5 आर एच बनेगा। इसी तरह से लेमन सीरीज़ के लिए 1/λ, और कैपिटल एल मैं लेमन के लिए इसे डिनोट करा रहा हूँ, आर एच बराबर होगा। लेमन सीरीज़ के लिए फर्स्ट के अंदर वापस आएगा, और फर्स्ट लाइन के लिए जो n की वैल्यू होगी वो 2 होगी, और इसका स्क्वायर
1 ओवर लैम्डा लेमन सीरीज़ के लिए आर एच, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा यहाँ से आता है 3/4। आप अगर इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे लैम्डा एल तो ये बराबर होगा आपके पास 4/3 आर एच के। अब इन दोनों के दरमियान में रेशो बना लें। रेशो के लिए लैम्डा बी डिवाइडेड बाय लैम्डा एल। बाल्मर सीरीज़ के अंदर में जो वेवलेंथ मिली है उसे लेमन सीरीज़ की वेवलेंथ से जब डिवाइड करेंगे 36 डिवाइडेड बाई 5 आर एच और डिवाइडेड बाई 4/3 आर एच इसे लिखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास ये आंसर बनेगा, आर एच से आर एच को कैंसिल आउट कर देंगे, 36 मल्टीप्लाइड बाई 3, डवीएन की डवीएन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे जो फैक्टर हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लैम्डा बी बाल्मर सीरीज़ की जो वेवलेंथ है ये कैलकुलेट हो जाएगी हमारे पास 108। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 20 और लेमन सीरीज़ की वेवलेंथ के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो हमें इसने बताई हुई थी और उसकी वैल्यू यहाँ पर ये बेटा बता रहा था 1215 आंगस्ट्रॉन्ग। जब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास आता है 61 आंगस्ट्रॉन्ग के बराबर। तो बेटा 61 आंगस्ट्रॉन्ग सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 11th MCQ है बेटा, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू दैट ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, द एटॉमिक नंबर ऑफ द हाइड्रोजन लाइक आयन इज। कि फर्स्ट लाइन की जो वेवलेंथ है लेमन सीरीज़ के अंदर हाइड्रोजन एटम के लिए ये बराबर है सेकंड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज़ के लिए जो हम हाइड्रोजन एटम के लिए ऑब्ज़र्व करते थे। अब ये हाइड्रोजन एटम की तरह का ही एक कोई आयन है और उसकी सेकंड लाइन के साथ ये कोइंसाइड करती है, उसके वो इक्वल हो जाती है। हमने उस दूसरे एटम या उस दूसरे आयन का एटॉमिक नंबर बताना है। रेडबर्ग फार्मूला 1 ओवर लैम्डा बराबर है आर एच इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर लेमन सीरीज़ के लिए, और फर्स्ट लाइन लेमन सीरीज़ की एन को 2 पुट किया जाता है। ठीक है बेटा, और इसी तरह से सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़ के लिए अगर इसको लिखना चाहेंगे तो ये 1 बाई लैम्डा, और इसे मैं लैम्डा प्राइम से ज़ाहिर कर देता हूँ ताकि ये दूसरे आयन के लिए रिप्रेजेंट किया जाए। दूसरे आयन के लिए हम इसको लिखेंगे तो 1 ओवर लैम्डा प्राइम बराबर होगा आर एच इंटू 1/2 स्क्वायर, चूँकि बाल्मर सीरीज़ के लिए है, माइनस अब उसने हमें ये कहा था कि दूसरी लाइन के लिए तो ये 4 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर एक और चीज़ भी z स्क्वायर आर एच, उसकी वजह यह है कि ये यहाँ पर कह रहा है कि हाइड्रोजन लाइक एटम है तो उसके लिए उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब कंडीशन उसने क्या दे दी कि ये दोनों वेवलेंथ आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों वेवलेंथ आपस में बराबर हैं, लैम्डा बराबर है लैम्डा प्राइम के, तो हमने इनकी वैल्यूज़ को इक्वेट कर देना है। आर एच इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर आर एच इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ठीक है बेटा, आर एच से आर एच को कैंसिल आउट कर लेंगे। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से 3/4 बनेगा इज इक्वल टू z स्क्वायर, और राइट हैंड साइड से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3/16। ठीक है बेटा, अब हमने चूँकि z मालूम करना है तो यहाँ से z स्क्वायर बराबर होगा बेटा 4 के, z की वैल्यू आपके पास 2 आएगी, तो ये आंसर आपके पास है डी ऑप्शन करेक्ट है बेटा आपका। 12th MCQ है, द फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज इन एन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 1210 आंगस्ट्रॉन्ग, द corresponding line of the hydrogen like atom of z is equal to 11 is equal to। कि एक लेमन सीरीज़ जब हाइड्रोजन एटम के लिए देखी जाती है तो उसकी फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ है 1210 आंगस्ट्रॉन्ग। अगर इसी लाइन से करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम की तरह के एक एटम के लिए जिसका z बराबर है 11 के, तो वो वेवलेंथ क्या कुछ होगी अगर हम उसे कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वेवलेंथ की वैल्यू हमने यहाँ पर बेटा बतानी है। तो बेटा फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज़ उसके लिए रेडबर्ग फार्मूला 1 ओवर लैम्डा, और यहाँ पर चूँकि हाइड्रोजन टाइप एटम है तो इसे z स्क्वायर आर इंटू 1 ओवर 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर फर्स्ट लाइन के लिए इसको लिखेंगे बेटा। ठीक है, अब यहाँ से 1 ओवर लैम्डा जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा z स्क्वायर,
आर एच और इसकी वैल्यू होती है 3/4, तो 3/4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाइड्रोजन एटम के लिए हमेशा याद रखिएगा बेटा Z1 के बराबर होता है, तो 1/λ बनेगा और H 3/4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और दूसरा हाइड्रोजन लाइक एटम जिसका Z उसने हमें बताया हुआ है 11 के लिए, इसी वेवलेंथ को लिखना चाहेंगे 1/λ, 11 का स्क्वायर करेंगे और H इंटू 3/4 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा, तो ये 1/λ बराबर होगा हमारे पास, इसे लैम्डा प्राइम कर लें ताकि दूसरे एटम के लिए इसे वाज़े किया जा सके, 121 और इधर से मल्टीप्लाई होगा 3RH डिवाइडेड बाई 4। अब इन दोनों के दरमियान में जब रेशो बनाएंगे 1/λ डिवाइडेड बाई 1/λ प्राइम, डवीएन की डवीएन ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, लैम्डा प्राइम डिवाइडेड बाई बनेगा लैम्डा बेटा। अब ये बराबर होगा 3R डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3R और इसके साथ 121 था। अब जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बेटा ये हमारे पास रिलेशन बनता है लैम्डा प्राइम बराबर है 1 डिवाइडेड बाई 121 और इसके साथ ये लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाता है। और ये लैम्डा उसने चूँकि हमें बताया हुआ है बेटा 1210 आंगस्ट्रॉन्ग, जब इसको पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास बनता है 10 आंगस्ट्रॉन्ग का। ठीक है, लैम्डा प्राइम की वैल्यू, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 13 MCQs है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बाल्मर सीरीज़ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लेमन सीरीज़। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हम ऑलरेडी अपनी पहली 2 MCQs के लिए कैलकुलेट कर चुके हैं। जब इनके दरमियान में आपने रेशो बनानी है तो वो रेशो बेटा आपके पास बनेगी 4:1। आप इसको खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दोनों सीरीज़ के लिए आपको कैलकुलेट करा चुका हूँ। इनके दरमियान में रेशो क्या होगी, आपने बाल्मर सीरीज़ की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को लेमन सीरीज़ की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ से तकसीम करना है, तो आपके पास 4:1 का आंसर आ जाएगा। 14 MCQs है, इफ़ द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज़ ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज़ 61 आंगस्ट्रॉन्ग, देन द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ द सीरीज़। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज़ की ये वेवलेंथ मौजूद हो तो सेकंड लाइन की क्या कुछ वेवलेंथ होगी वो हमने बेटा बतानी है। तो फर्स्ट लाइन के लिए फार्मूला, बाल्मर सीरीज़ की फर्स्ट लाइन के लिए 1/λ आर एच इंटू बेटा यहाँ पर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर लिखा जाता है। ठीक है बेटा, और इसी तरह से सेकंड लाइन के लिए 1/λ आर एच इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर इसे लिखा जाता है। ठीक है बेटा, अब इन दोनों के दरमियान में रेशो बना लें, इसे λ1 कर लें फर्स्ट लाइन के लिए, इसे λ2 कर लें सेकंड लाइन के लिए। डवीएन की डवीएन ऊपर चली जाएगी तो λ2/λ1 मैं इसे बराह रास्त लिख रहा हूँ बेटा। ये बराबर होगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ठीक है बेटा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो λ2/λ1 बराबर होगा 3/16 डिवाइडेड बाई 5/36, इनका ज़ोज़ाफ़े कल निकलेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आपके पास आंसर बनता है ये 27/20। λ2 फाइंड करना चाहेंगे 27/20 और λ1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आता है बेटा 4860 आंगस्ट्रॉन्ग के बराबर। 4860 आंगस्ट्रॉन्ग, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो बेटा ये थी आज के हमारी MCQs, ख़ास करके हमारे स्पेक्ट्रम से मुतालिक जो मुख्तलिफ़ तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर आ चुकी हैं। तो बेसिक मकसद क्या है, आपको वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, वो अंदाज़ आपको देना जिसके तहत आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर MCQs आ सकती हैं। तो बार बार आप इनकी प्रैक्टिस करें, बार बार जो भी आपके बोर्ड्स के अंदर MCQs आई हैं उनको भी अप्लाई करें और इनको ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।